Science Explorer, welcome to the curious world of acid, base and salt. क्या आपको पता है कि एक सिंपल केक या फिर क्लीनिंग एजेंट या फिर बोन कास्ट, इसमें क्या कॉमन है? ये सारी चीज एक स्पेशल क्लास ऑफ सॉल्ट से मिलके बने हैं जो अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रखते हैं और तो और एसिड के साथ फिजअप करते हैं, इवन आपके ब्रोकन बोन्स को हील करते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिंपल सा पाउडर, वाइट पाउडर जो आपके फूड को पकोड़े की तरह फुला देता है, यानी कि आपके पकोड़ा को फुलाने में मदद करता है। या फिर एक ब्लू क्रिस्टल, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और अगर वापस से उसमें वाटर ऐड करते हैं तो फिर से वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। इट साउंड्स लाइक मैजिक, बट ये मैजिक नहीं, ये प्योर केमिस्ट्री है। बेकिंग सोडा जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने फूड आइटम में यूज़ करते हैं फ्लफी बनाने के लिए, इवन बेकिंग सोडा अगर एसिडिटी बनी है वो भी उसमें भी रिलीफ करने में मदद करता है। वॉशिंग सोडा जो आपके गंदे चिपचिपे ऑयली ग्रीस वाले दाग को हटाता है, इवन हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसकी वजह से सॉल्ट में कलर, शेप, ये सारे उनकी वजह से डिफाइन होते हैं। ये सारे चीज, इवन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम आर्ट में, हॉस्पिटल में, ब्रोकन बोन्स में, ये सब सारे चीज में यूज करते हैं। तो ये सारी चीज आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, क्योंकि आज की क्लास में हम केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं साल्ट, वो कितने काम का चीज है और हम लोग उसको कितना ईजिली अपने घर में यूज कर रहे होते हैं और हमें उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लाइफ से रिलेटेड लेसन। Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing and dreams while others are wishing। मतलब विनर इसलिए विनर होते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं जो नॉर्मल लोग उसको अवॉइड करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। जब लोग अपने इजी लाइफ में कंफर्ट जोन में रहते हैं और यूं ही चीज़ों को छोड़ते रहते हैं, अपने टाइम को किल कर रहे होते हैं, अगर आपको विनर बनना है तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने आप में फोकस्ड होना पड़ेगा ताकि आप अपने फ्यूचर को एक ब्यूटीफुल शेप दे सकें। यानी कि ये कोई परफेक्शन की बात नहीं होती है, ये एक चॉइस होता है डिसिप्लिन और कंफर्ट में कि आप किस चीज को चुने हो, डिसिप्लिन को या कंफर्ट को। जब आप डिसिप्लिन को चुनोगे और रेगुलर मेहनत करोगे तभी आप एक्सीलेंट बन पाओगे। एवरेज और एक्सीलेंट में यही एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, रिपीटेड वर्क। किसी एक काम को रिपीटेडली रोज कंसिस्टेंट रह करके करना। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। पहला स्टूडेंट है जो अपने हर टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, अपने ऊपर पूरा फोकस्ड है और वो रोज डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट अपना रिपीटेड वर्क कर रहा है। और दूसरा स्टूडेंट है कि भाई चलो अभी तो बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, आएगा तो कर लेंगे, टाइम है, अभी टाइम है, इस तरह से करके वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सो करके अपने टाइम को किल कर रहा है, कभी बेंच वॉच करके अपने टाइम को किल कर रहा है, कभी एंजॉय कर रहा है, मतलब वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आया, तो क्या हुआ रिजल्ट? जो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे थे वो एकदम निखर के आए, वो टॉप हो गए, और जो मतलब ऐसे ही टाल मटोली कर रहा था वो पीछे रह गया। तो मैसेज बिल्कुल सेम है कि अगर आप वो करोगे जो मोस्ट पीपल नहीं कर रहे हैं तो कल के डेट में आप वो अचीव करोगे जो मैक्सिमम लोग सिर्फ सपनों में ही सोचते हैं। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है और कोई भी काम को, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी आप कल की डेट में सक्सीड करोगे। ऑन दिस नोट आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विच। लेट्स बिगिन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो प्रीवियस क्लास का रिमेनिंग सेक्शन बच गया था सॉल्ट का, तो वो रिमेनिंग सेक्शन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, फिर वॉशिंग सोडा के बारे में, फिर पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और लास्ट में पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ
पेरिस क्या होता है। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बेकिंग सोडा से। जो प्रीवियस क्लास में जो रिमेनिंग सॉल्ट बच गए थे उसका आज लेक्चर जो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और इसको केमिकल नेम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा एक मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट होता है और ये एक्चुअली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। जो भी मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली टॉपिक ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखना और समझना, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं, सिंपल सोडियम क्लोराइड से। जो हम लोग घर में नमक यूज़ करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, वो बहुत ही काम की चीज़ है, उसी से बनता है ये बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, NaCl लिए, उसमें वाटर मिलाए, फिर उसमें क्या ऐड किए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए और फिर अमोनियम गैस पास कराए। तो क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ये बना डाला। तो इस सिंपल सॉल्ट से हम वाटर पास करा के फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनियम पास करा के हम बेकिंग सोडा बना दिए, ठीक है। अब देखो, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वाटर उससे निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अभी समझ में आएगा आपको इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम बेकिंग सोडा को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट बनाया, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टीज। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, प्लस ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि बेकिंग सोडा का यूज क्या है। जो हम लोग अभी बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं वो हमारे घर में, केमिकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूज होता है और घर में तो हम लोग इसको धड़ल्ले से यूज करते हैं। तो उसका यूज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज बेकिंग पाउडर बनाने में। भाई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो समझ में आया, हम खाना में डालते हैं और वो खाना हमारे खाना को फुला देता है, ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर क्यों बनाना है, बेकिंग पाउडर इसलिए बनाना है क्योंकि देखो, जब बेकिंग सोडा बनता है ना, बेकिंग सोडा बना, अब हम जब इसको हीट किए तो क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली जो हम केक में, जो हम केक या ढोकला, इडली, ये सब जब बनाते हैं ना, तो इसमें बेकिंग सोडा जब डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसी की वजह से ये केक फूलता है, फ्लफी बनता है। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो जैसे बनेगा तो वो एस्केप करना चाहता है। जैसे ये आपका केक है, ठीक है, ये केक है, केक आप सान के इसका डो बना करके रख दिए, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली स्केप करना चाहेगा, स्केप करने के चक्कर में ये आपके डो को फुला देगा, जिसकी वजह से आपका केक जो होता है इतना फ्लफी और स्पंजी बनता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर हम बेकिंग सोडा अपने केक में डालेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट जो बनता है ना, ये थोड़ा बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कि ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है और इसकी वजह से ये बिटर इन टेस्ट होता है। तो जब आप इसको बेकिंग सोडा को अपने केक में डालोगे केक बनाने के लिए, तो भाई आपकी केक कड़वी हो जाएगी। कि तो क्या आप चाहोगे कि आपकी केक कड़वी हो जाए, बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडेबल एसिड, यानी कि टार्टरिक एसिड ऐड करके वो हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो आपका हीट करने के बाद जो आपका बनता है, ये क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, जो कि बिटर इन टेस्ट होता है। तो ये बेसिक इन नेचर है और इसके बिटरनेस को कौन काटेगा, एसिड काटेगा। तो हम क्या किए, इसमें बेकिंग सोडा में क्या ऐड कर दिए, टार्टरिक एसिड ऐड कर दिए। तो वो बेसिक एसिडिक बेसिक नेचर को काट दिया और वो आपका बिटरनेस चला जाएगा। तो इस तरह से आपका बेकिंग पाउडर बनेगा, यानी कि इसमें हम NaOH प्लस H प्लस, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, मतलब जो भी आपका बना, ठीक है। तो ये बेकिंग पाउडर इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज किए, कहाँ यूज हुआ, वो आपका केक फ्लफी बनाने में जो फूलता है ना, केक आपका ढोकला हुआ या जो भी चीज आपका यूज होता है,
वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फूलता है, क्योंकि ये गैस रिलीज होता है जब आप बेकिंग पाउडर डालते हो विथ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। तो वो जो आपका जनरेट होता है, हीट भी होता है, जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक्चुअली स्केप करना चाहता है। जो आप डो क्रिएट किए, डो में जब डाले तो वो स्केप करना चाहा, तो स्केप करने के चक्कर में वो क्या होता है, आपके डो को फुला देता है, जिसकी वजह से आपका केक या ढोकला या कोई भी चीज स्पंजी बनती है और आपका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये बेकिंग सोडा से जो बेकिंग पाउडर हम बनाते हैं, वो क्यों, उसके बिटरनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि आपकी केक या ढोकला कड़वी ना बने। ठीक है, समझ में आया कि क्या चक्कर है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है भाई। बेकिंग सोडा अगर आप डालोगे तो आपका खाना कड़वा बन जाएगा, इसीलिए घर में बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर की वजह से आपका केक अच्छा टेस्टी बनता है। बेकिंग सोडा डालोगे वो ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मतलब आपका आगे अभी पढ़ोगे कि आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट करने में यूज होता है। हार्ड वाटर मतलब पत्थर वाला वाटर नहीं भाई, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, और बेकिंग सोडा किस में यूज होता है, मेडिसिन में। एंटासिड नाम सुने होंगे, आपके एसिडिटी बनती है ना, आपके स्टोमक में जब एसिडिटी बनती है तो क्या लिया जाता है, एंटासिड लिया जाता है, जिससे आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, यानी कि वो एसिडिक नेचर को खत्म कर देता है। क्योंकि बेस एसिड को काटता है, एसिड बेस को काटता है, एक दूसरे के नेचर को कट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। क्योंकि पेट में एसिडिटी बनी तो एसिड को कट करने के लिए क्या यूज किया, एंटासिड, यानी कि वो बेसिक नेचर का है तो वो एसिडिटी को खत्म कर दिया। तो बेसिक सोडा मतलब बेकिंग सोडा इसमें भी यूज होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या होता है, जब हीट करते हैं तो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, फायर को कट कर देगा, फायर का कनेक्शन ही कट कर देगा। इसीलिए फायर को मतलब बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काफी काम होता है, इसीलिए बेकिंग सोडा को हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका क्या हुआ, वाइडली यूज्ड इन कुकिंग फॉर फ्लफी फूड आइटम्स, यानी कि कुकिंग में ये काफी यूज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस केमिकल, यानी कि मेडिकल्स यूज में, फायर सेफ्टी में, ये सारी चीज में आपको बेकिंग सोडा का यूज होता है। तो आपको समझ में आया कि बेकिंग सोडा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा क्यों यूज होता है। भाई अभी मैंने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा इसलिए यूज होता है क्योंकि बेकिंग सोडा में जब हीट होता है ना, जब वो हीट जनरेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो फायर को कट कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया ना, तो फिर वो क्या हो गया, फायर बुझ जाएगा। इसीलिए उसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। मेडिसिन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, और जब आपके पेट में एसिडिटी बनती है तो वो बेसिक नेचर उसको काट देता है, तो एसिडिटी खत्म। ठीक है, ये समझ में आया। प्लस फूड में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जब आप अपने डो में उसको डालोगे, हीट करोगे, तो वो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्केप करना चाहेगा। स्केप करने के चक्कर में आपका केक जो है फ्लफी या स्पॉन्जी बनता है। चाहे केक बनाओ, ढोकला बनाओ, कुछ भी बनाओ, इडली बनाओ, ये सारे चीज में वही यूज है। इसीलिए बेकिंग सोडा को हम फूड में यूज करते हैं, और बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है कि बेकिंग सोडा जो है वो जब हम हीट करेंगे ना तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। बेकिंग सोडा जब हम हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, जो स्लाइटली बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है और बिटर इन टेस्ट होता है। इसीलिए हम इस नेचर को काटने के लिए बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो हमारे फूड में यूज होता है बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक एसिड मिला करके। अब एसिड क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो बिटरनेस को कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है। भाई बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaSCO3, सिंपल सा बात, और इसको केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको दिमाग में चिपका लो। इस कैसे प्रिपेयर होता है, सिंपल कॉमन साल्ट से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, जिसको वाटर के साथ मिक्स किए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए, अमोनिया गैस पास कराए, तो क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को हीट किए तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, जो आपके जिसकी वजह से, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आपका केक या फिर ढोकला, इडली सब स्पंजी बनते हैं। ठीक, क्लियर है।
होप आपको ये क्लियर होगी। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा के बारे में, अब है वॉशिंग सोडा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बेकिंग सोडा में गलत बताई है, बेकिंग सोडा को एक्चुअली सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज नहीं करते, एक्चुअली नाम एक जैसा है ना, इसीलिए उस समय स्लिप हो गया, वो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग का मतलब क्या होता है, फूड बनाना, बेक करना, यानी कि वो फूड इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो वॉशिंग पर्पज से यूज नहीं होता, वो वॉशिंग सोडा को यूज है। ठीक है, अभी है वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये 10H2O क्या है, अभी पेशेंस रखो, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको वॉशिंग सोडा को हम ये बोलते हैं। वॉशिंग सोडा बेसिक साल्ट है, हम इसको बेसिक साल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, इसीलिए उसको हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्टेन किससे होता है, सोडियम क्लोराइड से। बोले थे कॉमन साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घर में यूज होने वाली कॉमन साल्ट से कितना सारा चीज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बनती इससे है सोडियम क्लोराइड से, किसके थ्रू, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, बेकिंग सोडा के थ्रू बनता है, मतलब बनता कॉमन साल्ट से है, लेकिन वो बेकिंग सोडा को यूज करके बनता है, मतलब बीच में उसका काम करता है। अब कैसे, बेकिंग सोडा क्या काम है, ये हीट करते हैं तो क्या बनाता है, अभी हम आप लोग पीछे पढ़े कि जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ये बेकिंग सोडा को हीट किए तो क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट देखो यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किए, उसको हीट किए तो क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट मिला। अब सोडियम कार्बोनेट से अगर हम वाटर पास कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तब आपका बनेगा वॉशिंग सोडा। मतलब ये बनता कॉमन साल्ट से है, लेकिन इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है कौन, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के थ्रू बनता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हीट किए तो बनाया Na2CO3, अब इससे वाटर पास कराएंगे तो आपका बनाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम बोले वॉशिंग सोडा। अब ये 10H2O क्या है भाई, इसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। बोले वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज किए। अब रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो गया तो हम उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब सोडियम कार्बोनेट से हम वाटर को पास कराए, वाटर को रिएक्ट कराए, तो मेरा वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया, मतलब ये 10H2O जो आया तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही कोई साल्ट उसकी कलर शेप में आता है डिफरेंस, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही साल्ट का कलर शेप ये सब डिफाइन होता है। तो ये इसका जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसका ये अलग से नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, इसको हम बोले सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो एक्चुअली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से ही इसका शेप या कलर डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉपर्टीज देखो, ये वाइट सॉलिड क्रिस्टल है, मतलब वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर और अल्कलाइन इन नेचर। क्यों है अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है। ठीक है, ये कंटेन करता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या हुआ कि वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, जिसको हम बोले ना कि सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइज हुआ, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें ऐड हो गया। ठीक है, रिमूव डर्ट ग्रीस ड्यू टू इट्स अल्कलाइन प्रॉपर्टी, ये डर्ट और ग्रीस को रिमूव करता है अपने अल्कलाइन प्रॉपर्टी की वजह से। अब यूज क्या है वॉशिंग सोडा का, इंडस्ट्रियल यूज होता है इसमें, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स में भी इसका यूज है, बहुत सारे केमिकल्स इसके थ्रू बनते हैं, जैसे बोरेक्स हुआ और अदर सोडियम कंपाउंड भी हुआ। तो डोमेस्टिक यूज क्या है, क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, हाउस होल्ड पर्पस में। ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट में क्या हुआ, जो गलती से हम बोल दिए थे बेकिंग सोडा में, वो एक्चुअली वॉशिंग सोडा का है कि ये हेल्प इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय प्रेसिपिटेटिंग केमिकल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये आप 4th चैप्टर में डिटेल से पढ़ोगे, अभी आप बस जान लो कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर का ये मतलब नहीं कि वो पत्थर की तरह हार्ड होता है, वैसा कुछ नहीं है, आप इसको डिटेल्स में 4th चैप्टर में पढ़ोगे। अभी बस इतना जान लो कि ये वाटर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज होता है। तो समझ में आया वॉशिंग सोडा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है,
कॉपर सल्फेट का कि जब हम उसको हीट करेंगे तो एक्चुअली में क्या होता है। तो अनकवरिंग द हिडन वाटर्स इन ब्लू क्रिस्टल्स, तो स्टोरी ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें कि ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट आप ले लो, कॉपर सल्फेट क्या हुआ, CuSO4 5H2O, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है जो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको फिगर देख करके एक्सपेरिमेंट जब बताएंगे तो आपको वो दिमाग में सेट हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आएगा एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट क्यों दिया गया, कि उसको समझाने के लिए, आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक्चुअली समझाने के लिए। तो इसमें क्या किया है कि ये क्रिस्टल जो है जो ब्राइट ब्लू कलर का है, इसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लो और जब आप इसको बर्न करोगे, हीट करोगे, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर का ब्लू विट्रियोल यानी कि कॉपर सल्फेट है, ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जेंटली हीट करोगे लैंप से या बर्नर से, चूटा से पकड़ के, हाथ से मत पकड़ना, किसी चूटा से पकड़ के टेस्ट ट्यूब में पहले आप वाटर ऑफ मतलब ये ब्लू क्रिस्टल लिए कॉपर सल्फेट, ठीक है, फिर उसमें आप कॉपर सल्फेट ड्राई, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह से आप उसको ड्राई कर दो, ठीक है। तब आप उसको एक चूटा से पकड़ो और फिर आप उसको हीट करो, मतलब बंसन बर्नर या जो भी आपके पास अवेलेबल है लैंप, उससे हीट करो। तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे ना ये ब्लू कलर आपका डिसअपियर हो जाएगा, ये व्हाइट कलर में हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखोगे और आप उसके इनर सरफेस पे देखोगे, तो जब आप इसको हीट करोगे तो आप देखोगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चला आया, आपको वाटर मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे दिखेगा, ड्रॉप्स दिखेगा, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है जब आप उसको वो ड्रॉप्स जो है एक्चुअली वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आया, यानी कि आपका CuSO4 5H2O ये है ना, ये जब आप हीट किए तो ये जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, जिसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जब आप हीट किए तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया, जो आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा था। और फिर ये क्या बच गया, पाउडर बच गया जो कि व्हाइट कलर में हो गया, मतलब व्हाइट कलर का पाउडर बन गया, ब्लू क्रिस्टल से व्हाइट कलर का पाउडर बन गया, क्योंकि ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो गया, क्योंकि इससे वाटर बिल्कुल चला गया, यानी कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही इसका कलर ब्लू कलर था। और जब हम इसको हीट किए तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया और सिर्फ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि अगर आप वापस से इसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या इसका कलर वापस से अपीयर होगा, क्या इसका कलर वापस से अपीयर होगा? यस, बिल्कुल। अगर आप इसमें वापस से आप जब ये ट्यूब में मतलब ठंडा हो गया ट्यूब, तब आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर बैक मतलब उस वाइट पाउडर में फिर से डालो तो और आप उसको अच्छे से सेक करो, तो आप देखोगे कि उसका कलर मतलब वापस से रीअपेयर हो गया, यानी कि वो फिर से रिक्रिस्टलाइज हो गया, यानी कि वो फिर से वाटर को कंटेन किया, यानी कि वो फिर से CuSO4 5H2, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स में एक पार्ट में 5 मतलब एक पार्ट में वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कंटेन करता है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही एक्चुअली में आपका जो ये कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू कलर का दिख रहा था। तो समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट कि क्या हुआ कि जब हम ब्लू कलर का वाटर कॉपर सल्फेट लिए और जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका क्या होता है, हीट करने की वजह से वो उसके अंदर जो वाटर कंटेन करके रखा है वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक वाइट पाउडर बन जाता है, यानी कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाता है, यानी कि उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसका चला जाता है, जो आपको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में दिखता है। और जब आप इसमें वापस से वाटर ऐड करोगे, तो ये फिर से आप उसको सेक करोगे तो फिर से उसका ब्लू कलर रिस्टोर हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई मॉइस्चर नहीं है, ये कोई मॉइस्चर नहीं है कि आप कहीं रखे तो वो मॉइस्चर लग गया, नहीं, वो उसका पार्ट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड विद इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, मतलब एक फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में वो बॉन्डेड होता है, उसके अंदर कंटेन करके रखता है वो फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि एक फार्मूला यूनिट में ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फिक्स करके रहता है, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से
किसी भी सॉल्ट का शेप, कलर या स्टेबिलिटी डिफाइन होता है इसी वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो क्रिस्टल को एक शेप, कलर या स्टेबिलिटी देता है। तो एग्जांपल के तौर पे अभी आप देखो कॉपर सल्फेट, जो जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ब्लू इन कलर ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी कि उसका वाटर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर में हो जाएगा, उसका वाटर चला जाएगा। फिर वापस से जब हम उसको वाटर ऐड करेंगे तो उसका फिर से वो ब्लू कलर रीअपेयर होगा, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है गिप्सम, CaSO4 2H2O, ठीक है। हर यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, हर यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस गिप्सम में हर यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन हीटेड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम आगे पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा भी अभी आप पढ़े कि उसमें कितना होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब ईच यूनिट कंटेन करता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जाम्पल है, मतलब जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका भी वाटर चला जाएगा और ये एनहाइड्रस बन जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मॉइस्चर नहीं होता, ये एक केमिकल कंपोजिशन होता है किसी भी सॉल्ट का, नॉट जस्ट वाटर ऑन द सरफेस, मतलब सिर्फ वाटर सरफेस पे नहीं होता, वो उस केमिकल मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, वो उसका पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसीलिए बोलते हैं कि आप सुने होंगे कि वॉशिंग सोडा को अच्छे से टाइट कंटेनर में कंटेन करके रखना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि वॉशिंग पाउडर या फिर सीमेंट, ये सबको टाइट कंटेनर में कंटेन करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसे छोड़ोगे तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर देगा, प्लस उसका वाटर भी लॉस हो जाएगा, दोनों चीज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को टाइट कंटेनर में कंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, ये एक्चुअली उसी सॉल्ट का एक पार्ट होता है, ये कोई मॉइस्चर नहीं होता, ये उस केमिकल कंपोजिशन का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से उसका किसी भी क्रिस्टल का शेप, कलर और स्टेबिलिटी आती है। तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं पीओपी। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ½ H2O का जो आधा मॉलिक्यूल्स होता है ना वाटर का, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। ये ऑब्टेन कैसे होता है, गिप्सम को हीट करने पर। गिप्सम क्या हुआ, ये हुआ, गिप्सम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन करता है, CaSO4 2H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंटेन करता है। जब हम इसको हीट करते हैं, इसका भी हीट करने का तरीका है, एक टेम्परेचर पे ही इसको हीट करते हैं, ज़्यादा हीट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इस टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे हम अगर इसको हीट करेंगे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी कि हेमीहाइड्रेट, और इसका इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको इसी टेम्परेचर पे इसको हीट करना है। अगर आप इससे एबव टेम्परेचर पे हीट कर दिए, यानी कि अगर आप और ज़्यादा इसको हीट कर दिए, मतलब ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर इसको हीट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वेस्ट हो जाएगा, यानी कि इसका जो बचा खुचा वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस जो बचा कुचा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी निकल गया, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, यानी कि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर क्यों बोले, डेड बर्न प्लास्टर बोलो या गिप्सम बोलो, एक ही बात है। डेड बर्न गिप्सम भी बोल सकते हो, डेड बर्न प्लास्टर भी बोल सकते हो। अगर आप इसको ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिए तो ये बन गया डेड बर्न प्लास्टर, क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं रहेगा, ना ये सेट होगा, ना ही आप इसको वापस गिप्सम बना सकते हो, यानी कि ये वेस्ट हो गया, इसीलिए इसको हम बोले डेड बर्न प्लास्टर। ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, किसी भी चीज में यूज नहीं होगा। तो इसको इसी टेम्परेचर पे हीट करना जरूरी है, ठीक है। ज्यादा हीट हो गया तो उसका वाटर जो बचा खुचा मॉलिक्यूल्स है वो चला जाएगा, यानी कि उसके रिएक्शन करने की एबिलिटी एक्चुअली से खत्म हो जाएगी। तो आप उसको कोई भी शेप नहीं दे पाओगे, किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि वो पूरी तरह से डेड हो गया, इसीलिए इसको बोले डेड बर्न प्लास्टर। तो इसीलिए गिप्सम को इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, जो आपको नहीं करना, ठीक है।
तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस रीअब्जॉर्ब वाटर। हाँ, अब देखो, वापस से आप अगर इसको वाटर के साथ करोगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से आप अगर वाटर के साथ मतलब रिएक्ट कराओगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है, टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। सीमेंट हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ये सब को आप देखोगे जो भी यूज़ करता है ना, उसको टाइट कंटेनर करके मतलब किसी भी टाइट कंटेनर में बंद करके रखता है, क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है वाटर से रिएक्ट करने की, वो फिर से मॉइस्चर कंटेन कर लेगा तो फिर से वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको टाइट कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है। यही रीज़न है, क्योंकि वो वापस से मॉइस्चर कंटेन कर लेगा, ठीक है, तो वापस से जिप्सम बन जाएगा। तो हमको यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग मेकिंग इट यूजफुल फॉर कास्ट, मोल्ड एंड डेकोरेटिव। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं? किसी भी कास्ट करने में, मोल्ड करने में या डेकोरेटिव पर्पज से। इसका प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट सॉफ्ट पाउडर होता है, वाइट कलर का सॉफ्ट पाउडर होता है, बहुत ही जल्दी क्विकली सेट हो जाता है और वाटर के साथ अच्छे से घुल भी जाता है। कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर शेप बिफोर हार्डनिंग। इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं हार्ड होने से पहले। ये इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं? मेडिकल यूज में, कास्ट में, यानी कि ऑर्थोपेडिक्स, जब आपका हड्डी उड्डी टूट गया तो उसमें क्या लगता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, तो उसमें हम यूज करते हैं। आर्ट एंड डेकोरेटिव पर्पस में, यानी कि कोई भी स्टैचू हुआ, मॉडल हुआ या डेकोरेटिव आइटम, कंस्ट्रक्शन सब में इसको यूज करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में, वॉल फिनिशिंग में, फॉल सीलिंग में यूज करते हैं। आप अपना देखे होगे ना, घर में जो ऊपर में डिजाइनर सब बना के आजकल चला हुआ है ट्रेंड, वो किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, ठीक है। एजुकेशन एंड क्राफ्ट में यूज्ड इन मेकिंग साइंस मॉडल एंड टॉयज में इसको यूज करते हैं। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज का क्लास यहीं तक था और आज के क्लास के बेसिस पे क्वेश्चन है आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आपको बताना है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप क्लास ध्यान से देखना, इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना फिर से और देखना, और आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। एक्सप्लेन द टर्म्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विथ 2 एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करना है, तो सेम लॉजिक आप फिर से अच्छे से इस वीडियो को देखना और आंसर करना और अपने से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका आज का चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। और एक्साइटेड रहो, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।